हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ग्रेविटास स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, आर्टिकल्स को हम सारे आर्टिकल्स को एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। यह पार्ट 1 है आर्टिकल्स का, और इस वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। इस पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 5 तक का विवरण किया गया है। आर्टिकल नंबर 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। ओके। आर्टिकल नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन से रिलेटेड है। और आर्टिकल नंबर 4 है, वो ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद संख्या 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद संख्या 4 के तहत किया गया परिवर्तन सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। यानी कि नए राज्यों का प्रवेश करना हो या वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उनको एक करना हो, दो राज्यों को एक करना हो या एक राज्यों को दो राज्य बनाने हों, तो वे सभी परिवर्तन जो होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। यही आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं माना जाएगा। जबकि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा वो साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। ओके जी। पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में बोला गया है नागरिकता से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक भारतीयों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हम इसमें केवल महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में प्रावधान कर रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 5 संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान करता है। आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि विदेशी नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति है भारतीय है और वो विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से अपना लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ओके जी। आर्टिकल नंबर 11 यह कहता है कि नागरिकता की समाप्ति और प्राप्ति के संबंध में संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी किसी नागरिक को, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाना है, नहीं बनाना है, तो इस चीज़ का डिसीजन संसद करेगी। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आगे हम देखेंगे कि राज्य का मतलब क्या है, वही चीज़ को आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल नंबर 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण या उनके असंगत किसी भी कानून को शून्य करने का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का अधिकार है। यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है, सपोज दैट के केंद्र सरकार ने या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बना दिया है जो लोगों के मूल अधिकार का वायलेशन करता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट का हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस कानून को शून्य घोषित कर सकते हैं। यानी वो कानून प्रभावी नहीं होगा, शून्य घोषित हो जाएगा। तो केंद्र या राज्य सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगी जो कि मूल अधिकारों के असंगत हो। ठीक है, यही चीज़ आर्टिकल नंबर 13 में कही गई है। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार कर सकते हैं, यानी शून्य घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। यानी कि सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं और सभी लोगों को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। हालांकि इसको डिटेल में समझने के लिए हमने आर्टिकल्स का एक जो फंडामेंटल राइट है वो वीडियो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर उसमें डिस्कस किया गया है, तो आप उसको देख सकते हो। आर्टिकल नंबर 15, इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो राज्य शब्द है, उस वो जो कंसेप्ट है, ऐसी कोई संस्था जो जिसमें सरकार का स्टेक हो, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, या वैधानिक संस्था है या गैर वैधानिक संस्था है, उसमें धर्म के आधार पर, लिंग या जाति या मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कहा गया आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की इस समानता का अधिकार। यानी कि जितने भी राज्य की संस्थाएं हैं या राज्य द्वारा समर्थित हैं या राज्य का जिनमें स्टेक है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को एज ए एम्प्लॉयमेंट देने के दौरान उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि सभी को समान अवसर प्राप्त होगा वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म से है, कोई किसी जाति से, तो उसको उसके साथ भेदभाव होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 17, इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि जाति के आधार पर छुआछूत बहुत है इंडिया में आज भी, तो उसका अंत जब संविधान लागू हुआ था तभी कर दिया गया था। हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत है अभी। आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है मतलब कि जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो वे जो उनके नौकर हुआ करते थे उनको जो उपाधियां दिया करते थे,
जैसे राय साहब, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियाँ देते थे। बट अभी क्या है, वे सभी उपाधियाँ देने का जो प्रचलन है वो बंद कर दिया गया है और केवल सेना और विद्या से संबंधित ही उपाधियाँ दी जाती हैं। सेना से मतलब जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इन सबको दिए जाते हैं ना ये सब। तो इस तरह की उपाधियाँ, और विद्या से संबंधित जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इससे रिलेटेड ये अभी कंटिन्यू है। आर्टिकल नंबर 19, इसमें बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि इसमें भी सेक्शन डिवाइड किए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, जिसमें कि बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कहीं भी भारतीय राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से ये 6 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं आर्टिकल नंबर 19 में। मेनली कहा जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 ही है। आर्टिकल नंबर 20, इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल नंबर 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार भी आर्टिकल नंबर 21 में ही है। आर्टिकल नंबर 21 बहुत बड़ा है अपने आप में, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, ये सभी आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल नंबर 21 का सेक्शन क, इसमें इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे लिख लीजिए आप कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में अभियुक्त के अधिकार, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके क्या क्या राइट होंगे, जैसे कि उसको पूछने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, और उसको अपने जो वकील होता है उसको उससे सलाह लेने का भी अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 23, इसमें बोला गया बलात्श्रम व मानव दुर्व्यापार पर रोक, यानी कि अब एक टाइप से कह सकते हैं कि दास प्रथा का अंत इस आर्टिकल के तहत किया गया है। हालांकि बहुत पहले हो चुका था, लेकिन आर्टिकल नंबर 23 में आप बलपूर्वक किसी से बेगार नहीं करा सकते हो, किसी व्यक्ति को आप अपने घर में जबरन कैद नहीं कर सकते हो, उस पर ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते हो, उसको ऐसे दास नहीं बना सकते, ना ही उसका व्यापार कर सकते। यानी कि दासों की पहले होता था कि जो खरीद फरोख्त होती थी, दासों को बेचना, दासियों को खरीदना, इस तरीके से होता था, तो वो सभी यहाँ पर बैन है आर्टिकल नंबर 23 के तहत। आर्टिकल नंबर 24, इसमें बोला गया है कि जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में एज ए एम्प्लॉय या मजदूर की तरह नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल नंबर 25, धर्म के अंतःकरण और अबाध रूप से मानने और उसका आचरण में प्रचार करने का अधिकार। इसका मतलब है कोई भी भारतीय नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, उसको किसी भी धर्म का पालन करने, अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 26, इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है और वे अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 26 में। आर्टिकल नंबर 27, इसमें धार्मिक करों के संबंध में स्वतंत्रता है, यानी कि आपसे अगर कोई धर्म के नाम पर टैक्स मांगता है तो यह आपका अधिकार है, आप उसको टैक्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, आपको वह फोर्स नहीं कर सकता टैक्स देने के लिए। ओके जी। आर्टिकल नंबर 28, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश अथवा प्रार्थना आदि में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि जो भी जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, अगर वहाँ पर किसी धर्म से रिलेटेड कोई निर्देश या कोई प्रार्थना स्थल है जहाँ प्रार्थना होती है, वहाँ पर आप उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी, ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 30, इसमें शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मदरसा। मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान होता है जो इस्लाम में जो इस्लामिक होते हैं, इस्लाम को मानने वाले होते हैं, उसकी स्थापना और प्रशासन करने का उनका अधिकार होता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 30 में प्रोविज़न किया गया है। आर्टिकल नंबर 38, इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका मतलब है लोगों के कल्याण, लोगों के विकास के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था उत्पन्न बनाएगा जिससे समाज का कल्याण हो, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। आर्टिकल नंबर 39 का सेक्शन क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि न्याय समान होना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कानूनी एडवाइस है वो निःशुल्क मिलनी चाहिए लोगों को। ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भाग नंबर 4 में जो डीपीएसपी हैं वो फोर्स नहीं करते हैं, बट जो कानून बनाए जाते हैं कानून को बनाने के दौरान राज्य को, लोगों को, जो सांसद हैं या स्टेट में जो विधानमंडल है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि डीपीएसपी के तत्व हैं वो उस कानून में झलकने चाहिए, अगर लोगों के कल्याण के लिए आप कोई कानून बना रहे हैं तो। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 42, इसमें बोला गया काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना,
यानी कि राज्य को यह व्यवस्था करनी होगी कि काम की एक तो न्याय संगत व्यवस्था, न्याय संगत और मानवोचित दशाएं बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई मजदूर अगर काम कर रहा है तो उस जहाँ पर वो काम कर रहा है वो कंडीशन, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल उसके अनुकूल ही ना हो, उसकी हेल्थ पर एक गलत इम्पैक्ट डाले। तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी कि देखो हम अक्सर देखते हैं कि कोई महिला जब प्रसव होता है उसका, तो फ्री में एम्बुलेंस जो सरकारी सेवाएं होती हैं वो फ्री में लाना ले जाना होता है। और बच्चा होने के बाद उसको कुछ धनराशि भी दी जाती है, उसको सहायता दी जाती है, और फ्री में चेकअप वगैरह होता है पहले भी और प्रसव के बाद भी। तो ये सब क्या है, राज्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत ही आता है। तो डीपीएसपी का जो ये तत्व है वहाँ पर झलकता है ग्राउंड लेवल पर। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 43 में कहा गया है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 43 का सेक्शन ख, सरकारी समितियों सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, यानी कि देखो अब आर्टिकल नंबर, इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आर्टिकल नंबर 19 के तहत इसको रखा गया है कि ये सहकारी समितियों का गठन करना अब फंडामेंटल राइट है, लोग कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो यही चीज़ आर्टिकल नंबर 43 के सेक्शन ख में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, अक्सर न्यूज़ में रहता है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि उत्तराखंड ने उसको लागू कर भी दिया है, गोवा में बहुत पहले से लागू है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इतना याद रखिए समान सिविल संहिता, यानी कि सभी लोग एक कानून के नीचे रहेंगे। आर्टिकल नंबर 45, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करना। आर्टिकल नंबर 46, जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक सहायता संबंधी उपबंध करना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 47, पोषाहार और जीवन की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर 47 में। देखो ये आर्टिकल नंबर 47 कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर भी झलकता है। जैसे कि जो राशन मिलता है, हर मंथली मिलता है, उसमें जो जीवन की गुणवत्ता और पोषाहार से रिलेटेड कुछ पौष्टिक चीज़ें दी जाती हैं, जैसे चना दाल और बहुत सी चीज़ें, चावल, तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ लोगों को दी जाती है, तो राज्य का ये कर्तव्य है। वहीं लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि हम जो अल्कोहल है पूरे स्टेट में खुलेआम बिकता है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा मतलब नहीं लग रही है अभी तक, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ये नेगेटिव है इसका। लेकिन राज्य का ये कर्तव्य होगा कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित जो भी सुधार किए जा सके वो करे। आर्टिकल नंबर 48, इसमें बोला गया है कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से उनको करना, उनका प्रयोग करना, उसको बढ़ावा देना वैज्ञानिक तरीके से, तो आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 49 में जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना और उनको सुरक्षित बनाए रखना, ऐतिहासिक जो भी जितनी भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। आर्टिकल नंबर 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, यानी कार्यपालिका स्वतंत्र है अपने आप में और न्यायपालिका भी स्वतंत्र है अपने आप में, एक दूसरे के तहत मतलब एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करना है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल नंबर 50 में। आर्टिकल नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए पहल करना, यानी कि जो भारतीय यूनियन है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेगी। ठीक है, और जी आर्टिकल नंबर है 51 का सेक्शन क, देखिए इसको एक अलग पार्ट में मतलब ऐड किया गया है। भाग 4 सेक्शन क में मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक नया भाग 4 क जोड़ दिया गया, जिसमें एक अनुच्छेद 51 क को रखा गया है, जो कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है। देखिए 42वें संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया और इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया है, जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, ऐसा कहा गया जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है जी, तो ये वीडियो था आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 51 तक। तो हमने इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4 का सेक्शन का इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं।